गुड इवनिंग दोस्तों। अभी आए हैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल करके। बहुत बहुत आप लोग को सभी त्योहारों की बधाई। और ग्रामीण न्यास में एक बार फिर से पूरे छात्रों का आंदोलन चल रहा है और हम भी बहुत बिजी हो गए थे तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आप लोग का मोटिवेशनल वीडियो आज बनाते हैं। अपने रेसिडेंस में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सरकारी बंगला जो है। तो हमको कुछ दोस्तों ने जैसे कि मेरे मोबाइल में भेजा है प्रीवियस क्वेश्चन का। तो जो पेपर जो 3 है, हम ऑब्जेक्टिव में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वो बताते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषता को वर्णन करें। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को आप थोड़ा भी समझ जाते हैं तो आपकी प्रमुख विशेषता समझ सकते हैं कि जैसे नगर नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्रीड सिस्टम पर आधारित उनका। खैर इस पर बाद में बात करेंगे। एक रूप सिक्का प्रणाली, कला स्थापत्य, है ना, एक बेहतरीन सिविलाइज्ड एक सभ्यता, मतलब एक बहुत सिंपल बता रहे हैं आपको। तो ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी बताया था, यही सब बताया था कि सिविल सेवा के जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन होता है 90%, और जो यूपीएससी में होता है लगभग 30% रिपीटेड क्वेश्चन होता है। रिपीटेड सभी होते हैं टॉपिक वाइज, क्वेश्चन ही रिपीट होता है वैसा 30% यूपीएससी में, और लगभग 90% या 100% का ये पीसीएस में वही हुआ है। पहला रिपीटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की उपलब्धियों और धन कला चमक परीक्षण कीजिए। कई बार रिपीटेड अलग अलग एग्जाम में। देखिए, जब भी मध्यकालीन भारत में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो बहुत हो गया तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन 4 को पढ़ना तो पड़ेगा। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे बहुत नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है। तो उसी में 4 में से हमेशा रिपीट होता है और वही इस बार भी रिपीट हुआ है। 1 मिनट, लाइट ही भूल गए। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका वर्णन करें। ये हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप जानते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया। चौथा प्रश्न, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी और हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। क्या है? After Birsa Munda's movement, the struggle of tribals of Jharkhand gave up its militant and violent methodology and took constitutional and peaceful courage. यहाँ पर भी थोड़ा भाषा बहुत ही रफ यूज किया गया है। एक बार भगत सिंह के लिए भी ऐसे यूज किया गया था, उसमें काफ़ी विवाद हुआ था। और अंत में बिपिन चंद्रा को अपनी किताबों में और अन्य किताबों में जो भगत सिंह के बारे में क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द का प्रयोग था उसको हटाना पड़ा था। कोर्ट तक मैटर चला गया था। ऐसे महान पुरुषों के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। उग्रवादी और हिंसात्मक, मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथोडोलॉजी, बिल्कुल असहमत हूँ मैं। ऐसे शब्दों से बचाना चाहिए। बिरसा मुंडा इस भारत भूमि का धरोहर है और झारखंड के लिए भगवान है। खैर, क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये हिस्टोग्राफी पे है। मतलब पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात, मतलब 1899 में के आसपास है, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत के बाद उनके संघर्ष, मैंने उसके आंदोलन के बाद के संघर्ष ने बोल रहा है कि संवैधानिक और शांतिपूर्ण। तो बहुत सारा कारण है, इसको मैंने बहुत बार बताया हूँ, कई बार लोगों को पढ़ने क्रम बताया। पिछले बार बिरसा मुंडा आंदोलन और क्या नाम था, सरदारी आंदोलन के बारे में पूछा गया था, तो वो भी क्वेश्चन रिपीट है। बहुत समझ पर आधारित है, हिस्टोग्राफी पर आधारित है। बहुत क्वेश्चन को यदि समझ गए हैं तो बहुत ईजी, इसमें कोई फैक्ट बहुत याद नहीं करना है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन हो जाएगा। इन 4 में थोड़ा सा टफ ये है, लेकिन ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है यदि आप समझते हैं झारखंड के इतिहास को। तो जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे कि पहले हिंसात्मक क्यों था, तो देखिए, जब कोई भी जनजातियों के आंतरिक मामलों में, जैसे कि उनके समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप करना, वन भूमि का अतिक्रमण करना, उनकी जमीन भूमि संबंधी कानून अतिक्रमण करना, उनके क्षेत्रों में खनन कार्य करना, बहुत तरह के सीधे उसके नियंत्रण में ले आना, और उनकी जो संस्कृति है उस पर एक एकाकी संस्कृति को लाना, भाषा, शिक्षा, साहित्य, सब चीज़ में जब अतिक्रमण होने लगा, खास करके भूमि संबंधी जो समस्याएं हुई, जमींदारी प्रथा, ये सब जो लाद दिया गया, इससे ही हिंसात्मक स्वरूप ये अख्तियार किया। और ध्यान रहे, इस समय में पूरे भारत में भी और दुनिया के अन्य देशों में भी जो आंदोलन होते थे वो हिंसात्मक ही होते थे। और इसमें बिरसा मुंडा के आंदोलन में और कई आंदोलन में बताऊंगा आपको कि एकदम क्लियरली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटाने के लिए आंदोलन किया गया है। तो क्या सुभाष चंद्र बोस को हम कहते हैं कि ये उग्रवादी या आतंकवादी अप्रोच था? नहीं बोलते हैं, ये थोड़ा सा गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है। खैर,
तो उसका एक कारण था, उस समय ही होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने 1908 में सेंटी एक्ट बनाया, ये बिरसा मुंडा आंदोलन का या मुंडा विद्रोह का एक बेहतरीन एक गिफ्ट या योगदान कर सकते हैं, दबाव में सरकार को बनाना पड़ा था। सेंटी एक्ट तब से बना हो, आज तक वो चला आ रहा है। तो सेंटी एक्ट बन गया और ऑलमोस्ट जो सरकार ने नीति अपनाई कि अब जो जनजातियों के आंतरिक मामलों में, समाज में, संस्कृति में हस्तक्षेप, धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, उनके कई क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया, नॉन रेगुलेशन एरिया, मतलब वहाँ कोई कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी वहाँ लागू नहीं होता था, उनके लिए अलग कानून, उनके लिए अलग अपना स्वतंत्रता दी गई थी। तो और साथ साथ उसके बाद महात्मा गांधी के आगमन ने एक भारत में लोकतांत्रिक या सत्याग्रह का आंदोलन जो शुरू हुआ, गांधी के नेतृत्व में हिंसात्मक आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय भी लगातार बढ़ चढ़ के जनजातियों ने भाग लिया है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन आया तो उस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे स्वरूप थोड़ा हिंसात्मक था, तो उसमें जनजातियों ने भी भाग लिया था। तो कहने का मतलब हिस्टोग्राफी से आप पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते हैं, कभी इसका उत्तर बताएंगे तब बताएंगे। इसका दूसरा पार्ट है, उसमें इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए, चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः कौन मार्स, एकदम बारंबार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, आप इसको बना लिख सकते हैं। भारत में वर्षा के वितरण के ये भी आराम से रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एकदम। ये भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग ने विकास के सहायक कारक समझ लीजिए, कितनी बार रिपीट किया है मैंने, कई बार इसको कोट भी किया है, जो अपने छात्रों को कभी भी मैं बताया हूँ फिजिकली, उसको बताया हुआ कि क्या है वो, मैंने लौह उद्योग के लिए सपना के लिए क्या क्या कारक है, कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा, बाजार की सुविधा, बिजली की सुविधा, सस्ते श्रम की सुविधा, पूंजी की उपलब्धता, यही सब है ना। ये कुछ चीज़ को याद कर लेना चाहिए, यही सहायक कारक है। खैर इस पर कभी बात करेंगे। झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा की, जो झारखंड के भूगोल से संबंधित जो पढ़े हैं, ये कैसे उत्पत्ति, कैसे खनन से शुरू हुआ झारखंड में, ये आराम से आप लिख सकते हैं। ये तीसरा पेपर था। चौथा पेपर में जो हमको भेजा है संविधान और राज्य व्यवस्था पर, देखिए क्या क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, आज ही भेजा गया हमको। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है खंडों में, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान वाणी की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार की वर्ती प्रकृति एवं क्षेत्र के लक्षणता व्याख्या कीजिए। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन शक नहीं होना चाहिए, प्योरली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान एकात्मक तत्व वाले संगीत एकदम बहुत ही सिंपल और बारंबार अनगिनत बार रिपीटेड है। गठबंधन की दलील ये यूपीएससी का रिपीट क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर लेना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन बना लेना चाहिए जहाँ तक संभव हो, कुछ टॉपिक वाइज। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटिकल, तो सारे रिपीट हो गया। और उसके अगला खंड में हम देखते हैं कि टिप्पणियाँ पूछ रहा है 4 में। संविधान के आपातकालीन प्रावधान, राज्य दलों दवा समूह एकदम ईजी है। विकास प्रशासन प्रशासन संबंधित क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित है। नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका रिपीटेड है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर में रिपीटेड है, कोई इशू नहीं। भारत में आपदा प्रबंधन में तैयारी, जिला प्रशासन महत्वपूर्ण बन गया है, एकदम सामान्य सब प्रश्न है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्था के ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? उत्तर के समर्थन उत्तर दीजिए। क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्था ढांचे के कारण सुशासन, देखिए सुशासन मतलब आप जानते हैं ना कि इफेक्टिव कंट्रोल, कोई भी योजना या सरकार की नीति है जनता तक इजीली पहुंच जाना, उसके लिए आराम से सुलभता होना, विधि व्यवस्था कंट्रोल होना और लोगों के हित में प्रशासन का होना, क्या इस ढांचे के कारण हुआ है? इससे सहमत है तो पार्शली है भी और नहीं भी है, इससे बेहतर भी ढांचा बनाया जा सकता है। लेकिन सुशासन भी लागू हुआ है कि नहीं, इस बात को भी आपको लिखना। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आरटीआई के बावजूद भी लोगों को सूचना नहीं दी जा रही, सही नहीं, बहुत सारे कुछ हैं। इस पर मतलब कि आपको समर्थन में तर्क देना है कि सहमत है या नहीं हुआ है, आप क्या सहमत। ये सब क्वेश्चन हमेशा हिस्टोग्राफी पे होता है या फिर इसमें राय व्यक्त करना होता है, तो इसमें आपको तर्क देना पड़ता है, समर्थन और दोनों में, और बैलेंस बीच बचा में आंसर लिखना होता है। कभी आंसर लिखने में हम बताएंगे। इस बार हम आज क्वेश्चन आया तो तुमको रोका नहीं गया अपने आप को, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाया हूँ। अगला जो पेपर है क्या है, 3, 4, 5, 4 पेपर, हम चारों को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ। तो ऑब्जेक्टिव में फिर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें खंड जो 2 है, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय क्या, राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीके पर रिपीटेड क्वेश्चन है, खैर इसमें नहीं जाएंगे। बजट पर एक निबंध लिखे के सिद्धांतों पर है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थियोरेटिकल है, मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। इस तरह का क्वेश्चन आया होगा कहीं तो हमको पूरा आइडिया नहीं, लेकिन यूपीएससी में शायद नहीं आया, लेकिन सामान्य ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी आप चाहे प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स ले, कोई भी किताब में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, यदि कोई पढ़ा होगा तो। लेकिन फिर भी अथवा में है, राष्ट्रीय आय तो खुलम खुला रिपीटेड है, तो इसका विकल्प रूप में हो जाता है। फिर सतत विकास, अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है, यह पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। राज्य के हित में हरित जीवन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई मल्टीपल क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसको लिखना पड़ेगा
कोई दिक्कत नहीं। सतत विकास के व्यक्ति की उत्पत्ति क्या बोल रहा है, कैसे सतत विकास होगा कि अंतिम व्यक्ति का तक विकास का लाभ हो, तो समावेशी विकास है। सतत विकास मतलब ऐसा विकास की मतलब जो अभी हम विकास संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी उस विकास को सतत रूप से विकास कर सके। हरी जी भी जानते हैं। भारतीय पंचयोजना पर नोट के पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा गया, जब पंचवर्षीय योजना को ही बंद कर दिया गया है। खैर, अगला खंड 4 में है भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक संकलन कीजिए। बहुत ही साधारण सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को भी आप पढ़े होंगे गाड़ी वाली, तो उसमें इतना ये कर दिया गया है। हर क्षेत्र में आपको प्रभाव दिखाना है। बेहद सामान्य है, यदि वैश्वीकरण का जैसे ही पढ़ेंगे आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बार पढ़ लेने से हमको लगता है कि हर विद्यार्थी इसको लिख सकता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में किए किसी क्षेत्र में सुधार की व्याख्या कीजिए। जो फिर बाद में वापस ले लिया, इसको तो जो क्वेश्चन पहले तैयार हुआ था उसको करना था, तो जान ही रहे हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन है। झारखंड सरकार के सार्वजनिक उद्धार का स्रोत क्या है? झारखंड के लिए ऋण स्थिरता संकेतों के हाल में, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, जब तक इसको पढ़ेंगे इसको लिख नहीं पाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन है। विकास संबंधी चिंता को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौती के क्वेश्चन। यदि झारखंड के विकास या झारखंड के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो उसके मार्ग में जो विकास में बाधा होती है, हम तो कितना बार बोलते हैं, दूसरों से चर्चा करते, आप समझ सकते हैं कि इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। क्या क्या चुनौती पहले बोला जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता है, भूमि संबंधी अधिग्रहण की समस्या होती है, यहाँ कहा जाता है कि फंड की कमी है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, तो बाद में कभी आएंगे। अभी कल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब अगला पेपर देखते हैं। अब इसमें पता नहीं, इसको तो फिर सब्जेक्ट में ही होना ही नहीं चाहिए, सिलेबस कहीं नहीं रहता है। जब पीसीएस की एग्जाम में साइंस गुजराती का ऐसे क्या समझती, कहीं में एमके ये तो जानते हैं। हम तो साइंस के विद्यार्थी, इंटर तक हम बहुत ही दबंग और ताबड़तोड़ साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। अपने कॉलेज का सेकंड टॉपर भी रहे हैं। तो ये सब अब आपको बताने से बेहतर आप यदि साइंस है तभी समझ सकते हैं। सूर्य के साथ पृथ्वी के सापेक्ष की व्याख्या करना नियमों के लिए वैसे ग्रहण से आप क्या समझते हैं? मतलब ये भूगोल का क्वेश्चन है, कहा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भूगोल का क्वेश्चन है, ये मतलब आसान है, सामान्य क्वेश्चन है। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन केवल साइंस के विद्यार्थी लिख सकता है। अगला आवश्यक है, हम लोग ये भी साइंस का प्योर क्वेश्चन है। विटामिन क्या कि 3 बीमारी का नाम क्या, जो विटामिन की कमी से होती है। ये एक सामान्य क्वेश्चन है लेकिन साइंस का है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किसान आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन विधेयक क्या है, कि फायदेमंद है। ये झारखंड का जो इतिहास पढ़े है, या झारखंड का जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो बता सकता है। थोड़ा टफ है। बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा देश की सुधार कृषि बनने की, ये भी क्वेश्चन भूगोल का क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा और मरुस्थलीकरण के क्या परिणाम है, ये केमिस्ट्री का भी है और ये भूगोल का भी क्वेश्चन है, दोनों मिलकर है। थोड़ा टफ है, बाकी सब्जेक्ट की तुलना में होगा। वन सेक्शन में शशि पूर्ण पुराना ट्रेडिशनल है, थ्योरेटिकल, इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना नहीं तो नहीं होगा। क्षय एवं अक्षय ऊर्जा का विभेद कीजिए, किन्हीं दो अक्षय ऊर्जा स्रोतों की, तो बहुत सामान्य प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। HIV क्या है, कैसे माना जाता है, प्योर साइंस का क्वेश्चन है। और GS का भी कर सकते हैं, लेकिन है एक्चुअली साइंस का। तो ये चारों पेपर पर हमने डिस्कस कर लिया और इस पर कभी क्वेश्चन बनाने के लिए हम बहस करेंगे। बस खाली आपको इतना बताएं कि जैसे कि मैं हर बार बोला हूँ, तो वही है कि सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको यदि बढ़िया से आप तैयारी किए हैं तो ये आपको बहुत इजीली आप इसको हैंडल लिख सकते थे। और आप आगे भी तैयारी करते, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोला हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं, हो जाएगा। और मैंने विद्यार्थी को आज भी कुछ मेरे JPSC के विद्यार्थी जो मैथ्स दिए आए थे, क्या क्या लिखा है उसके सामने किया है। 2-3 विद्यार्थी ऐसा है जिसको शायद होगा, मैंने लगातार शुरू से गाइड किया था, तो उसका शायद सिलेक्शन भी हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। कुछ तो क्वेश्चन छोटा है तो खोटा साइज में खास करके, तो देखते हैं, सिलेक्शन तो होना चाहिए। चलिए, आप लोग को अगले नए वीडियो में आएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था और कभी आप सिलसिलेवार तरीके से यदि समय होगा तो जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।